गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th बायोलॉजी सिलेबस के अंतर्गत पहली यूनिट सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत पहला चैप्टर, जिसे हम सजीव जगत या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। जीव विज्ञान है क्या? व्हाट इज बायोलॉजी? जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत हम कोई भी अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन एक चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो व्हाट इज बायोलॉजी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी BIOLOGY दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग बायो और दूसरा लॉजी है। बायो मीन्स होता है लिविंग, लॉजी मीन्स लोगास, लोगास मीन्स टू स्टडी। अर्थात हम विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाती है। दूसरी शाखा बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाती है। जूलॉजी जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, अर्थात अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का ही जनक माना जाता है। वनस्पति विज्ञान क्या है? बॉटनी जीव विज्ञान की या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। एक और जीव विज्ञान की शाखा है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों अर्थात माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, जो आँखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, अर्थात जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। जबकि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क और ट्रेविरैनस ने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द को लैमार्क और ट्रेविरैनस ने दिया था। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं, अवगत हैं कि सजीव क्या होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम सजीव को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि सजीव क्या है? जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। उसे हम सजीव या लिविंग बीइंग कहते हैं। अब आता है
कि जीवधारियों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। सजीवों को हम और भी कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या सजीव को हम कह सकते हैं कि संगठित सजीव पदार्थ जीवद्रव्य ही जीवन है, या जीवन ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सजीवों में अर्थात जंतु और वनस्पतियों में स्वतः विद्यमान रहती है, जिसके द्वारा सजीव अपने समान प्रतिरूपों को पैदा करने में सक्षम होते हैं। या कह सकते हैं कि सजीव भौतिक रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। अब सजीवों के हम प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो सजीवों में होते हैं लेकिन निर्जीवों में नहीं होते। तो सबसे पहला हम लेते हैं वृद्धि, ग्रोथ। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों का भार तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, जबकि पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। लेकिन जंतुओं या प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, जिससे कि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोश की जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है। पर्वत और रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण अर्थात बाह्य वृद्धि होती है। अर्थात हम वृद्धि को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण या विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से वृद्धि तो निर्जीवों भी हो रही है। जैसे कि अभी आपने सुना कि रेत का टीला भी वृद्धि कर देता है, पर्वत भी आकार में बढ़ जाते हैं, लेकिन यह वृद्धि बाह्य वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि नहीं है। इसलिए वृद्धि सजीवों का लक्षण तो है, लेकिन इसे हम अभिलाक्षणिक गुण नहीं कह सकते हैं। पौधों की वृद्धि जीवन पर्यंत, जबकि जंतुओं की वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। ये जंतु और पौधों की वृद्धि में अंतर भी है। दूसरा आता रिप्रोडक्शन या जनन। जनन की बात करते हैं तो जनन जीवों का अभिलक्षण है, ये विशिष्ट गुण है, क्योंकि निर्जीवों में जनन की क्षमता नहीं होती। बहुकोशिकीय जीवों में जनन जो है लैंगिक प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना, या जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीवों में अलैंगिक जनन भी होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में संतान हुबहू अपने जनक के समान होती है। इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को हम क्लोन कह सकते हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में अपने जनक से भिन्नताएं आ जाती हैं। वो आगे हम जनन के बारे में जब समझाएंगे तो आपको बताएंगे। कवकों में लाखों अलैंगिक यानी फंजाई में लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। कुछ कवक तंतुवत होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तंतुवत कवक शैवाल और मार्स प्रोटोनीमा विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया एक चपटा कृमि है। यदि इसके शरीर का कुछ भाग खंडित हो जाए तो यह पुनर्जनन द्वारा यानी रीजनरेशन द्वारा अपने लुप्त हुए भाग का निर्माण कर सकता है। जैसे आप बहुत कॉमन एग्जाम्पल छिपकली का देखते हैं। छिपकली अपनी पूंछ को गिरा देती है और कुछ समय बाद उसकी पूंछ का रीजनरेशन हो जाता है, पुनः नई पूंछ बन जाती है।
तो एक कोष की जीव जैसे जीवाणु, एक कोष की शैवाल तथा अमीबा में जनन वृद्धि ही पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, उनमें जनन होता ही नहीं है। जीव हैं जैसे खच्चर, म्यूल्स, बंध कामगार मधुमक्खी यानी स्टेराइल वर्कर बीज, अनउर्वर मानव युगल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल आदि। ये ऐसे उदाहरण हैं जो सजीव तो हैं लेकिन ये अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे हम कह सकते हैं कि जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। हाँ, विशिष्ट लक्षण तो हम कह रहे हैं, अभिलक्षण हो सकता है लेकिन समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं होता, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं खच्चर या वर्कर बीज यानी मधुमक्खी जो कामगार होती, छत्ते में मक्खियों के कई तरह के प्रकार होते हैं, रानी मक्खी और वर्कर मक्खी। तो उनमें से जो वर्कर होती है वो स्टेराइल होती है, वो नई मक्खियों को जन्म नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से जनन भी समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है। तीसरा है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है, जैसे जीव शरीर के बाहर परख नली में तथा पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं। यद्यपि निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित होती हैं। अर्थात उपापचय या मेटाबॉलिज्म, जिसको हम कह सकते हैं कि यह भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण ही है। चौथा आता है संवेदनशीलता तथा अनुकूलन, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रियाएं सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। प्रोकैरियोट से लेकर के जटिलतम यूकैरियोटिक जंतु तथा सभी पौधे सभी पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से संवेदनशीलता और अनुकूलन, इसे भी हम जीवों का विशिष्ट लक्षण कह सकते हैं, क्योंकि निर्जीवों में संवेदनशीलता अनुकूलन नहीं होता है। अगला है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। जीवन चक्र का अर्थ होता है कि सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं और कुछ समय के पश्चात वे वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती हैं। इन विविध क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से ही जीवन चक्र का नाम दे सकते हैं। अर्थात जन्म के बाद वयस्क बनता है, वयस्क के बाद जनन करता है, जनन के बाद वृद्धावस्था होती है और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात यह भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण ही कहा जा सकता है। अगला आता है जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीवद्रव्य होता है। सजीवों की कोशिकाओं में मूल रूप से जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य को ही हम जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। जीवद्रव्य आवश्यक रूप से लगभग एक समान रासायनिक संगठन अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि घटकों के द्वारा निर्मित होता है। जीवद्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जीवद्रव्य में होने वाले रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों
और जीव द्रव्य वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं ही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला आता है कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका को हम जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, चाहे कि वो जीव एक कोश की हो और चाहे वो जीव बहुकोश की हो। सभी का निर्माण कोशिका या फिर हम कोशिकाओं के समूह से हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। यह जीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि केवल सजीव ही हैं जो कि कोशिका से निर्मित होते हैं। तो कोशिका भी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। उसके बाद आता है गति या मूवमेंट। मूवमेंट जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भी भ्रमण करता है, अथवा संपूर्ण पौधे का, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक कोश की शैवाल होता है, एक कोश की पौधा कह सकते हैं। अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक या चल बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, इसे हम लोकोमोशन कहते हैं। जीवों द्वारा गति क्यों होती है कि जीव भोजन और अनुकूल वातावरण की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना ही मूवमेंट या गति कहलाता है। गति तो आप कहेंगे निर्जीवों में भी होती है, जैसे साइकिल चलती है, मोटर कार, रेलवे इंजन, हवाई जहाज की गति। लेकिन यह गति उनकी इच्छा अनुसार न होकर बाह्य एवं चालक की इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन सजीवों में निर्जीवों की गति स्वतः उत्पन्न ऊर्जा के अभाव में बाह्य शक्ति या बाह्य स्रोत द्वारा होती है। लेकिन जो सजीवों की गति होती है वह शरीर को स्वेच्छा से, स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरण करने की होती है। फिर आता है श्वसन या रेस्पिरेशन। सजीवों में श्वसन क्रिया, आप जानते हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस इसलिए लेते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और श्वसन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो प्रत्येक समय होती है। श्वसन क्रिया के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन है उसे हम वायुमंडल से या सजीव वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया एक उपापचयी क्रिया है और जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अर्थात श्वसन भी जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण है। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 673 किलो कैलोरी। पौधे स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। भोजन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। वो अपना भोजन परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो दुनिया में पौधे ही ऐसे हैं जो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। स्वयं भोज्य पदार्थ निर्माण करने की क्षमता केवल पेड़ पौधों में होती है, और जिस क्रिया के द्वारा वो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। पोषण के बाद अगला महत्वपूर्ण गुण आता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का।
सभी जीवधारियों में विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ भी बनते रहते हैं। इन पदार्थों को जीवधारी निरंतर अपने शरीर से निष्कासित करते रहते हैं। अगर इन हानिकारक या अनावश्यक पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन न हो तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए इन पदार्थों का समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इन पदार्थों को जीवधारी निरंतर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये पदार्थ शरीर में जमा हो गए तो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। तो आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से हमने जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया। जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया, सजीव क्या होते हैं और सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इन्हें बताने का प्रयास किया है। आशा है 11th क्लास के पहली यूनिट के इस पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत में हमारे द्वारा बताए गए सजीवों के लक्षण आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। अब आप इसे अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम इसी चैप्टर के आगे के भाग को समझाने का प्रयास करेंगे। आज का पार्ट 1 जो भी आपको हमने सजीवों के लक्षण बताए हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा।